वेलकम बैक टू रेप्लिका क्लासेस। तो यहाँ पर हम पहला स्ट्रैंड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रैंड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को जान चुके हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और उस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोईस्टर लिंकेज होता है, जबकि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कनेक्टेड रहता है। एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का आपस में नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। अब यहां पर हमने और थोड़ा डिटेल में समझना है। डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, मतलब एक डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं। ये मैं फर्स्ट स्ट्रैंड दिखा रहा हूँ और वो मैं सेकंड स्ट्रैंड दिखा रहा हूँ, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ओके, तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अभी इससे पहले जो हम स्ट्रक्चर दिखा रहे थे सेम स्ट्रक्चर था, बस उसमें ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं जैसे एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन, इनका मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, बस मैंने ATGC लिखकर मैंने इससे पहले वाले बोर्ड वर्क में मैंने दिखाया था। पर पार्ट 2 वीडियो में हमने नाइट्रोजनस बेस का प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टडी किया है। तो उसमें हमने देखा था कि एडेनिन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, थायमीन का स्ट्रक्चर, गुआनिन का स्ट्रक्चर, साइटोसिन का स्ट्रक्चर। तो मुझे बस ये दिखाना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बीच में बनता है एक स्ट्रैंड और दो स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, और हमें ये भी पता है कि ए जो है एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन से कनेक्टेड रहता है और गुआनिन जो है हमेशा साइटोसिन से कनेक्टेड रहता है, और एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और इसी चीज को डिस्कस करने के लिए कि यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बन रहा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बन रहा है, इस डायग्राम से प्रॉपरली क्लियर हो रहा है। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक पेंटोज शुगर होता है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ये तीनों मिलकर एक मुकम्मल न्यूक्लियोटाइड बनता है। ओके, उसी तरह से ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से कनेक्टेड होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के हेल्प से। ओके, और फिर इसी तरह से ये सीरीज चलता जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से तीसरे कनेक्टेड रहता है। उसी तरह से सेकेंड स्ट्रैंड में भी हम देखते हैं कि सिमिलरली ऐसा ही होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे होंगे जो कि द क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड कि आखिर हम डिफरेंस जो देख रहे हैं कि इसमें हम देख रहे थे पोजीशन नंबर 1 जो है वो राइट साइड में है, जबकि इस स्टैंड में हम देख रहे हैं कि पोजीशन नंबर 1 लेफ्ट साइड में है। ओके, समझ रहे हैं? तो इसका लगता है कि ये मिरर इमेज, ऑफ कोर्स ये मिरर इमेज टाइप का फॉर्म करता है दूसरे वाले से कनेक्ट होने के लिए। ओके, अब एक चीज और आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका इस न्यूक्लियोटाइड का जो 5th कार्बन है दैट इज ऑन द टॉप and the 3 position of the ribose sugar, deoxyribose sugar is at the bottom। 5 ऊपर लिखा हुआ है, 3 नीचे लिखा हुआ है, जबकि इधर वाले स्ट्रैंड में हम देखेंगे तो 5 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा, जबकि उधर वाले स्ट्रैंड में 5 ऊपर है, 3 नीचे है। तो हम ये भी जानते हैं, इस चीज से ये भी क्लियर हो जाता है कि जो एक स्ट्रैंड होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है, जबकि दूसरा वाला स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम चलता है। मतलब इससे एक चीज और क्लियर होता है कि जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं। एंटी पैरेलल कहने का मतलब कि द वन स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड एंड द अदर स्ट्रैंड रन्स 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, इसीलिए इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पेयरिंग होती है नाइट्रोजनस बेसेस की दो स्ट्रैंड के बीच में, हमेशा एक प्योरीन दूसरे पायरिमिडीन के साथ करता है, इस तरह से कि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर करता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बोलते हैं, दोनों स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस 12th CBSE, नीट, BSc बॉटनी जूलॉजी एंड MSc UG एंड PG नेट सबके लिए इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, और ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बेसिक चीज है जो सबको पता होना चाहिए जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। अब एक चीज और जो मेरा मोटिव है कि हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना,
तो जो स्ट्रक्चर है एडेनिन का, थाइमिन का, ग्वानिन का, साइटोसिन का, जो भी चारों नाइट्रोजनस बेसेस डीएनए में होते हैं, उनका हमने स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में, तो वो देखेंगे तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमेशा या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन के साथ मिलकर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मतलब किसी एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का क्रिएशन होता है। तो स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे एडेनिन ग्वानिन का और एडेनिन थाइमिन का भी, तो एडेनिन का यहाँ पर NH2 मॉलिक्यूल लगा रहता है जो कि यहाँ का H, और यहाँ थाइमिन का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगा रहता है जो कि H और O मिलकर यहाँ पर बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड का क्रिएशन कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह से ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि N और H के बीच में बन रहा है। मैंने बताया कि H या H को N चाहिए या H को O चाहिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर H और इसका O, यहाँ पर इसका N और इसका H मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर बस दो ही ऐसे स्पेस नजर आ रहे थे जहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कनेक्ट कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर दो ही बॉन्ड बन पाता है। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन का जब स्ट्रक्चर आप डिटेल में देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में नाइट्रोजनस बेसेस के स्ट्रक्चर्स को बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें जब आप देखेंगे तो नजर आएगा कि ग्वानिन में एक O यहाँ पर रहता है, एक N और H यहाँ पर कनेक्टेड है और एक H यहाँ पर भी है। उसी तरह से इधर वाले के लिए एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, यहाँ वाला H और यहाँ वाला N मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला H और ये वाला O मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो जब भी ग्वानिन और साइटोसिन आएंगे आपस में तो इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इसी तरह का कनेक्शन दिखाएंगे और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। आई होप कि मेरा सारा डिटेल्स जो मैंने दिया है वो क्लियर होगा। आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, हम अगले वीडियो में फिर से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।